हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने एसेंस ऑफ एथिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करा था। दो लेक्चर्स दोस्तों अभी तक हमने जो एथिकल वैल्यूज़ नई तरीके की जो हमारे सामने थी, जिसके बारे में अभी तक हमने जब से अपनी एथिक्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करी है उसके बारे में नहीं पढ़ा था, वो सारी एथिकल वैल्यूज़ हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर कर ली थी। आई होप आपको सारी एथिकल वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स और कुछ कुछ जो सेम तरह की एथिकल वैल्यूज़ होती हैं उनके बीच में कोर डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अब एसेंस ऑफ एथिक्स के अंदर हम लोगों को अगले पैराग्राफ से अपना डिस्कशन जो है वो शुरू करना है इस लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर फिर से इस पैराग्राफ की तरफ देखो। हमें एथिक्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई जा रही है कि व्हाट इज़ द एसेंस, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। अब अगर एथिक्स की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है तो ऑब्वियस ही बात है उसका लेना देना है एक इंसान की ज़िंदगी से, कि एक इंसान अगर उसकी जो ज़िंदगी है और वो इंसान अगर दूसरे इंसानों से अपने जीवन काल में टकराता है, जो कि बचपन से लेकर मरते दम तक हम लोग विभिन्न तरह के इंसानों से मिलते हैं। अल्टीमेटली हम एक सोशल बीइंग है, हम किसी न किसी सोसाइटी का पार्ट होते ही हैं। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होता कि अकेले कहीं पर पैदा हुआ और अकेले उसने सारी चीज़ें सीखकर बिल्कुल बिना किसी से टकराए हुए, किसी के साथ इंटरेक्ट करे बिना, बिना किसी के सामने रूबरू हुए बिना ज़िंदगी अपनी काटती हो। तो एथिक्स की इम्पोर्टेंस हमें ये बताई गई थी कि वो इस चीज़ में लाया करती है कि कुछ कॉमन ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसे एथिकल सिद्धांत होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि अगर उन एथिकल प्रिंसिपल्स को हम अपना लें और हमारे जैसे विभिन्न प्रकार के इंसान हमारे समाज में अगर उनको अपना लें तो हम समाज को एक ऐसा बना सकते हैं अपना, जहाँ पर सभी लोग शांति व्यवस्था के साथ आपस में मेलजोल बढ़ाकर रहेंगे और उससे समाज के अंदर एक स्थिरता आएगी, पीसफुल माहौल रहेगा। अब यहाँ पर एक कीवर्ड था, जब मैंने आपको ये एथिकल वैल्यू समझाई थी तो यहाँ पर एक कीवर्ड ये था कि पब्लिक लाइफ के अंदर हमें बताया जा रहा है कि हमारी एथिकल वैल्यूज़ और एथिकल प्रिंसिपल्स बेस्ट तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं जब एक इंसान और बाकी सारे समाज के इंसान उन एथिकल वैल्यूज़ को अपनाते हैं, बेसिक एथिकल वैल्यूज़ को, कॉमन एथिकल प्रिंसिपल्स को, लाइक अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी एंड एम्पैथी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, और दूसरों के लिए दया भावना होना यानी कि कंपैशन, पिटी फीलिंग होना, या दूसरों के दुख दर्द को आपको समझना चाहिए और उसके लिए कुछ एक्शंस आप ले सकते हो। अब ये चीज़ें अगर हम दूसरों के साथ दिखाएंगे, अपनी एथिकल वैल्यूज़ को दूसरों के साथ पोर्ट्रे करेंगे ये सभी एथिकल वैल्यूज़ को, तो हम एक्सपेक्ट भी तो करेंगे ना कि दूसरे भी हमारे साथ बिल्कुल इन्हीं एथिकल वैल्यूज़, इन्हीं एथिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमसे इंटरेक्ट करें। क्योंकि इंसान का रिलेशन दूसरे इंसानों के साथ जो चलता है वो हमेशा गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। आप अगर किसी को प्यार दोगे तो आप बदले में ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी तरफ लौट कर भी आए, वो प्यार का बिहेवियर या सामने वाले का प्यारा सा रवैया। तो एथिकल वैल्यूज़ के अंदर हमेशा हम लोगों को नफ़रत भरी बातों को छोड़कर या अनएथिकल प्रिंसिपल्स को छोड़कर, जब बात ही यहाँ पर एथिक्स की हो रही है, बात ही यहाँ पर मोरालिटी की हो रही है, बात ही यहाँ पर सही गलत की हो रही है, तो अब ये टॉपिक आपको बेसिकली बस ये बताने वाला है, ये यहाँ पर जो भी पैराग्राफ्स बाकी रह गए हैं आपको ये बताया जाएगा कि एथिक्स जो हैं, हमने पढ़ा था कि वो हमारे जीवन में एक प्रकार से एक गाइडिंग लाइट का काम करते हैं। अब इस गाइडिंग लाइट के कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा डिकोड करेंगे एसेंस ऑफ एथिक्स के संदर्भ में। ये जो टॉपिक हमें दे रखा है ना, एसेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये जानेंगे कि एथिक्स एक गाइडिंग लाइट का काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं एथिक्स की इम्पॉर्टेंस एक इंसान की ज़िंदगी
और समाज में रहने वाले विभिन्न इंसानों की ज़िंदगी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, जिसके बेसिस पर सब लोग अगर एथिक्स को मानने लगें तो वो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हुए एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग ये भी जानेंगे, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं जो कि हमारी थिंकिंग को थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग लाइफ में ना बहुत तरह के इंसानों के साथ टकराते हैं जीवन भर में, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा सोशल बीइंग्स हैं। अब उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम हर्ट हो जाते हैं या फिर कोई हमें धोखा दे देता है, बिट्रे कर देता है। उसके चलते हम बहुत बार टॉक्सिक भी हो जाते हैं। तो जो एथिक्स को एक गाइडिंग लाइट कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि एथिक्स आपको बेसिकली ये बताते हैं कौन से लोगों को आप अपने जीवन के अंदर अहमियत दो, कौन से लोगों को आप ज्वेलरी की तरह, गोल्ड की तरह अपनी लाइफ में संभाल कर रखो उनको, और किस प्रकार के लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट नहीं करना है या उनको अपने से आपको दूर रखना है। बिकॉज एथिक्स या अनएथिकल प्रिंसिपल्स दोनों चीज़ें हैं। सारे लोग एथिकल तो नहीं हो सकते, कुछ लोग अनएथिकल भी होते हैं, कुछ लोग टॉक्सिक भी होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो जो एथिकल हैं या फिर आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो जो कि अनएथिकल हैं, तो सामने वाला पर्सन चाहे एथिकल होगा चाहे अनएथिकल होगा, अगर आपका उससे इंटरेक्शन हो रहा है तो सामने वाले इंसान की कोई ना कोई एक पर्सनैलिटी तो है ही, और ये मान लो आप हो और आप इस पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इसकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन जो होगी, वो जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी प्रभाव डालने की कोशिश करेगी। सिंपल सा इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, टॉपिक अभी हम पढ़ लेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे आप हमेशा देखो कि सामने वाले की पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में पता है कैसे पड़ती है, आपका एक ना ऑरा बनना स्टार्ट हो जाता है हर चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, मंदिर जाना पसंद करते हो, पूजा पाठ करना प्रेफर करते हो, आपको उसी प्रकार के लोग, उसी प्रकार की बातें करने वाले लोग, धर्म के ऊपर ज्ञान देने वाले लोग, ऐसे लोगों का ऑरा आपका बन जाता है और आपको उसी प्रकार के लोग मिलेंगे। अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हो, आप जिम जाना पसंद करते हो, आप एक्सरसाइज करना पसंद करते हो, तो आपको उसी तरह के लोग मिलने लग जाएंगे जो कि आपसे बातें करेंगे और उनकी बातों का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर निकलेगा। लाइक ये वाला प्रोटीन लिया करो, जिम में ये वाली एक्सरसाइज करा करो, रिलैक्स ऐसे करा करो, ऐसा खाना खाया करो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स की मात्रा बहुत कम हो। तो उस फील्ड के ऊपर ज्ञान देने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर टॉक्सिसिटी की बात कर लें और इसी ऑरा के एग्जाम्पल को लेकर हम एक्सटेंड करें, तो जो लोग टॉक्सिक है, फॉर एग्जाम्पल उनकी हैबिट्स टॉक्सिक है, लाइक दे डू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और आपकी भी अगर वो आदत है, तो आप हमेशा देखना मंदिर जाने वाले लोगों को, पूजा पाठ वाले लोगों का सहारा मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज और जिम करने वाले लोगों को फिटनेस फ्रीक इंडिविजुअल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने वाले लोग जो होते हैं, नशेड़ियों को, बहुत प्रकार के नशे करने वाले लोग या नशे को दिलवाने वाले लोग कि ये चीज़ यहाँ से मिलती है, वो चीज़ वहाँ से मिलती है, ये तुम यहाँ से खरीद सकते हो, मैं जुगाड़ करवा दूंगा इसकी, उनका भी इंतज़ाम हो जाता है उनको भी, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि इंसान एक सोशल बीइंग है, वो समाज के अंदर एक रह रहा है। आप जैसे तरीके के इंसानों के साथ रहते हो, तो हर एक इंसान अपनी एक पर्सनैलिटी लेकर चल रहा है। आप जिस प्रकार के इंसानों के साथ रहते हो तो वो आपके आसपास बनाते हैं अपना एक ऑरा, और उनकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। और बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कि लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, एक जैसी थिंकिंग रखने वाले,
पूजा पाठ करने वाले लोग हैं एक जैसे लोग हैं, जिम जाने वाले लोग हैं एक जैसे लोग हैं, धूम्रपान नशा करने वाले लोग हैं एक जैसे लोग हैं। लाइक माइंडेड पर्सनैलिटीज जो होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। कुदरत में ये चीज़ आपको देखने को हमेशा मिलेगी। यानी कि आपका जो भी थिंकिंग और थॉट पैटर्न होगा, जो भी आपका थॉट प्रोसेस होगा, उसके बेसिस पर आप अपनी लाइफ को शेप कर सकते हो। तो एथिक्स आपको ये बताते हैं, अगर आपकी इन थॉट प्रिंसिपल्स के अंदर, इस थिंकिंग पैटर्न के अंदर अगर एथिक्स को शामिल कर दिया जाए, जिसके बेसिस पर कैसा भी विचार आप रखते हो, आपकी लाइफ अगर उससे शेप होती है, तो क्यों ना उसके अंदर एथिक्स के फ्लेवर को ला दिया जाए, ताकि आप धोखा खाने से बचो ज़िंदगी में, आप हर्ट ना हो किसी से भी, है ना, धोखा खाने से बचो और टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। क्योंकि आपको ये बताया जाता है एथिक्स के दायरे के अंदर, जिस प्रकार के लोग जो होंगे ना, वो आपकी जीवन के, रोज़मर्रा के जीवन के एस्पेक्ट को तो डिटरमाइन करते ही हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी जितनी लिखी होती है, आप 100 ईयर्स जीने वाले हो, वो आपको काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई एक पार्टनर है शादी से पहले, आप जानते हो कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक है, दैट पर्सन डजेंट केयर फॉर यू, या इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर मान लो कि वो ऐसा दिखा रहे हैं कि आपकी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आगे चलकर वो बदल जाए। आपको नहीं पता कि वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, लेकिन उन्होंने आपको ऐसा अपना नकाब जो है वो दिखाया कि आप उनके चंगुल के अंदर फंस गए, और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ जो है वो हेल हो गई, बिकॉज यहाँ पर आप अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट कर रहे हो। तो एथिक्स हमें ये बताते हैं कि अगर कोई एथिक्स का सहारा पकड़ ले, अगर कोई एथिक्स की उंगली को पकड़ ले, काफ़ी हद तक वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, और ऐसे टॉक्सिसिटी से या हर्टफुल इवेंट से या धोखेबाज लोगों से हम बच सकते हैं। बिकॉज हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन जो होता है, वो जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है, उनकी पर्सनैलिटी की जो छाया, जो शैडो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ती है, तो एक दिन हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसी बनती चली जाती है कि पहले हमारी पर्सनैलिटी गीली मिट्टी की तरह होती है, जिसको कैसा भी शेप दिया जा सकता है, कैसा भी रंग रूप दिया जा सकता है। अब वो पर्सनैलिटी बनती कैसे है, मैंने आपको पहले ही बहुत बार क्लियर कर दिया है कि शुरू में हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करने वाले 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं: पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन। कुल मिलाकर ये चारों जो कैटेगरी के जो लोग हैं, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, ये सारे हमारी बॉडी के बाहर के पार्ट हैं। यानी कि हम एक सोशल बीइंग है, ये चीज़ तो प्रूव हो जाती है इसी चीज़ से, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न के साथ, थॉट प्रोसेसेस के साथ, एंड अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड बोलूँ, एथिक्स आपको ये बताता है कि कोई भी पर्सन एथिक्स को सीख कर नहीं आता माँ के पेट से। अगर हम दुनिया में आने के बाद एथिक्स के सिद्धांतों को सीख लें, तो लाइफ जो है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो काफ़ी ज़्यादा एक मीनिंगफुल ज़िंदगी होगी, और आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि ज़िंदगी तो बहुत नेगेटिव है, ज़िंदगी में तो दुख दर्द तकलीफ़ें लिखी रहती हैं, कदम कदम पर धोखे मिलते हैं। तो लोगों की डेफिनेशन, बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन ज़िंदगी को लेकर एक अलग अलग मोड़ पर आ जाती है। कई लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कई लोगों के लिए लाइफ जो है वो एक यूजलेस थिंग है, नेगेटिव चीज़ है, लेकिन वहीं पर कई लोगों के लिए लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ शैम्पेन। उनके लिए वो पार्टी है, उनके लिए वो एक सोशल गैदरिंग है, उनके लिए वो एक एन्जॉयमेंट की फीलिंग है, एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड्स देयर गॉड, टूवर्ड्स द नेचर, टूवर्ड्स द यूनिवर्स, कि थैंक यू, उनको ये वाली ज़िंदगी मिली है। तो ये सब चीज़ें निर्धारित कैसे होती हैं, वो एथिक्स के बेसिस पर होती हैं। अब आपको लग रहा होगा हम एथिक्स की क्लास कर रहे हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, और ये ज्ञान की बातें
ये क्यों हो रही हैं इस क्लास के अंदर? बिकॉज ये जो पैराग्राफ है अगले, ये इन्हीं सारे तरीके के सवालों को डीकोड करने वाले हैं जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं ये टेक्स्ट पढ़वाने से पहले। तो चलो समझते हैं कि एथिक्स की एसेंस और एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। पब्लिक लाइफ के अंदर आप इतना तो समझ गए हो कि हम ये सारी वैल्यूज़ को अगर होल्ड करें और दूसरे भी अगर इसको होल्ड करें, आप अगर अकाउंटेबिलिटी को एज अ एथिकल वैल्यू लाइफ में मीन करते हो, आप उसको दिखाते हो, आप एम्पैथेटिक हो, आपके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, आप इंटेग्रिटी शो करते हो, यू हैव, इफ यू आर अ पब्लिक ऑफिसर यू आर शोइंग प्रोबिटी, यू आर कंपैशनेट टूवर्ड्स हेल्पिंग अदर पीपल, तो कहीं ना कहीं आप ये सारी क्वालिटीज को दूसरों से एक्सपेक्ट भी तो करोगे ना। अदरवाइज यू विल गेट हर्ट। आपको लगेगा कि मतलब शायद से मैं ही दूसरों के लिए करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन सामने से मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिलता किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, या सब मुझे धोखा देकर चले जाते हैं। तो एथिक्स को या एथिकल प्रिंसिपल्स को सब लोगों को मानना ज़रूरी इसलिए हो जाता है। अब देखो, कोई सर पर बंदूक रखकर तो एथिकल किसी को बना नहीं सकता, लेकिन ये टॉपिक आपको यही बता रहा है कि सोसाइटी में सब लोगों का एथिकल होना या एथिकल सिद्धांतों को मानना ज़रूरी इसलिए है ताकि समाज के अंदर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था, हम कलेक्टिव गोल्स को अचीव कर सके सोसाइटी के अंदर, लाइक पीस, हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। क्योंकि उससे होगा क्या कि कुछ लोग फिर क्या होगा कि एथिक्स को फॉलो करते करते थक जाएंगे। अब एथिक्स एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, लेकिन इस चीज़ की तो कोई भी गारंटी नहीं है ना कि आप उन एथिकल प्रिंसिपल्स को कितने टाइम तक होल्ड करके रख पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है, आपने पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसा फील करा होगा, आप जब दिल से बहुत अच्छे हो ना, तो अपनी अच्छाइयाँ दिखाते दिखाते जब आपको दूसरों से रिटर्न नहीं मिलता, रिवर्ट बैक नहीं मिलता है, आप एक टाइम के लिए थक जाते हो, और उसके बाद आप गिव अप करने के बाद आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी फीलिंग्स सब कुछ गिव अप हो जाती हैं सामने वाले के ऊपर या वेरियस लोगों के ऊपर, और आप फिर एक कॉमन कैटेगरी अपने दिमाग के अंदर बना लेते हो कि सब लोग ऐसे ही हैं, मैं ही शायद से बेवकूफ़ हूँ, सबके लिए सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ, सबका भला करने का सोचता हूँ, सबका भला करने का सोचती हूँ, भाड़ में जाने दो सबको। आपके मन के अंदर से अगर ये वाली फीलिंग अगर आती है ना, तो यानी कि दूसरों का जो व्यवहार है, जो रवैया है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इस प्रकार से पड़ रहा है कि वो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स को कमज़ोर बना रहा है। अब दूसरों के व्यवहार की वजह से हुआ कि अगर हम इसको देखें अगर मैक्रो लेवल से, कि एक इंसान बहुत एथिकल था, लेकिन क्योंकि दूसरे समाज के अंदर रहने वाले लोग एथिकल नहीं थे, एक इंसान ने दूसरों के साथ बहुत अच्छा करा लेकिन दूसरों ने उसके साथ अच्छा नहीं करा, तो ये पर्सन भी अपने एथिक्स को, जीवन के इस मोड़ पर आ गया ये पर्सन कि अपने एथिक्स को छोड़ने के लिए तैयार है, और ये भी अब जैसा दूसरे इसके साथ बिहेव करते हैं अनएथिकल तरीके से, ये भी अब अनएथिकल तरीके से बिहेव करने को रेडी है। बिकॉज मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे चलती है। कोई आपके साथ अगर अच्छा करेगा तो आपका मन शायद से कर सकता है कि आप उसके साथ दो गुना अच्छा करो, शायद से, लेकिन कोई आपके साथ बुरा करेगा तो डेफिनेटली आपका मन ये कहेगा कि चार गुना बुरा करके दो उसको, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अच्छाई के बदले अच्छाई मिलेगी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बुराई के बदले दो गुना चार गुना बुराई मिलेगी ये गारंटी होती है। तो अब हम जानते हैं कि ये टॉपिक हमें और डेप्थ में जाकर इंसानियत के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर देना चाहिए, एथिक्स उसके लिए क्या रोल निभाते हैं, ये टॉपिक हमें कैसे समझाएगा, इसको ज़रा समझते हैं कुछ सवालों के मदद से। तो सबसे बेसिक नीड, जैसे हम बात करते हैं ना कि एसेंस ऑफ एथिक्स, की एथिक्स की इंपॉर्टेंस ही क्या है समाज के अंदर या किसी की ज़िंदगी के अंदर, आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर, तो सबसे बेसिक नीड एथिक्स की इस फैक्ट में लाई करती है कि देखो, राइटर यहाँ पर आपसे ये बोल रहे हैं, जो कि एक तरीके से फिलोसफर्स की टोन है ये, कि वी डू नॉट ऑटोमेटिकली नो, ध्यान से समझना, हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ कहीं से पता नहीं लगती है। भगवान ने हमारे अंदर कोई लाइट डिटेक्टर मशीन तो फिट करके भेजा नहीं हमें, हमारे अंदर कोई लाइट डिटेक्टर मशीन तो फिट है नहीं कि हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि अगर हम इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर अगर हम इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये फ्यूचर में हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। अब यहाँ पर मैं कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर आपके किसी को टाइम देने की बात कर रहा हूँ,
या फिर आपकी आपकी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है किसी एक पर्सन के ऊपर। आप अगर किसी को बेस्ट फ्रेंड मान रहे हो, आपके मन के अंदर अगर किसी के लिए प्यार है, तो वो हो सकता है सिर्फ आपके मन के अंदर सीमित रहे। आप इतने अच्छे हो इसलिए आपको क्या पता सारे लोग अच्छे नज़र आते हो, लेकिन जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हो वो एक्चुअली में वैसे ना हो। लेकिन दिक्कत यही है ना, ये तो एक कॉमन बात लिखी हुई है यहाँ पर, कि हमें ऑटोमेटिकली पता ही नहीं लग पाता है कि अगर हम जिस इंसान को, जिन लोगों को अपने जीवन में टाइम दे रहे हैं, तो क्या ये बेनिफिशियल है हमारी ज़िंदगी के लिए, या फिर आगे चलकर ये पर्टिकुलर इंसान, ये सारे लोग हमारे जीवन को कुछ ऐसा बना जाएंगे कि जिस एथिक्स का हाथ पकड़कर हम अपने जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, वो एथिक्स तो छोड़ ही दो, वो मोरालिटीज एंड मॉरल प्रिंसिपल्स को तो छोड़ ही दो, क्या पता हम भी टॉक्सिक बन जाएं, धोखा खा खा के, चोट खा खा के, इमोशनली हर्ट होकर। अब जिंदगी में काफ़ी बार राइटर हमें बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चॉइसेस फेस करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स चॉइसेस ये वही हैं जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि आपने जीवन के कुछ साल किसी एक इंसान को दिए। अब कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी उस इंसान के साथ, आपने उससे शादी कर ली और आपको मन के अंदर ये शुरू शुरू में संतुष्टि मिल रही है, मैंने जिससे प्यार करा मैंने उससे शादी कर ली। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, आपका मन ये कहेगा कि वो जिससे प्यार करते हैं शादी उनकी उनके साथ नहीं हो पाती है, लेकिन मैंने जिससे प्यार करा शादी भी मेरी उसके साथ हो गई। लेकिन सामने वाला पर्सन क्या पता आपको आगे चलकर ऐसा अपना रंग रूप दिखाने लगे कि जिससे आपको लगे मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी ना रह जाए। तो बहुत बार हम अपनी चॉइसेस के ऊपर, अपने जो भी डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर, कभी कभार जीवन हमें हमारे जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि वी फेस कॉम्प्लेक्स चॉइसेस, जहाँ पर हम हर्ट होते हैं, धोखा खाते हैं, रिग्रेट करते हैं बहुत बार अपने डिसीजंस को। और ये सभी जो जीवन के पहलू हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन के, अब राइटर यहाँ पर देख रहे हो ज़्यादा सेंटी हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इससे प्रभावित होती है, वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन राइटर यहाँ पर ये कह रहा है लेंथ ऑफ लाइफ भी इससे प्रभावित होती है। अब आप ज़्यादा जीने वाले हो मान लो, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ धोखे मिले हैं, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लोगों के ऊपर करी, लोगों ने आपको इतना नहीं पूछा, तो इससे आपकी लेंथ ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। अब लेंथ ऑफ लाइफ का कहने का मतलब क्या है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा दोस्तों फिलोसफिकल है, इसलिए मतलब मैं टोन भी लेक्चर में आपको समझाने के लिए, इस लेक्चर को डिलीवर करने के लिए वैसी ही यूज़ कर रहा हूँ जैसा कि ये फिलोसफिकल मैनर के अंदर ये पैराग्राफ लिखा गया है। और यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एथिक्स का सब्जेक्ट अपने आप में एक फिलोसफी का ही टॉपिक, ये सब्जेक्ट निकला ही फिलोसफी से है। एथिक्स फिलोसफी का जो डोमेन है, जो सब्जेक्ट होता है ना, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, तो सारे साइंसेस की जो बाप होती है, मदर साइंसेस ना, फिलोसफी को कहा जाता है। दुनिया की सारी साइंसेस फिलोसफी से निकली थी। अब फिलोसफिकल चीज़ें आइडियलिज्म के ऊपर बेस्ड होती हैं, सोच विचार के ऊपर बेस्ड होती हैं, मोरालिटीज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं, डीप थिंकिंग, डीप एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो जब भी कोई चीज़ अगर डीप एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, डीप थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर थोड़ा सा एक फिलोसफिकल एंगल तो आ ही जाता है। इस वजह से यहाँ पर ऐसी बातें राइटर यहाँ पर हमसे कर रहे हैं कि हम बहुत बार कॉम्प्लेक्स चॉइसेस फेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लेंथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों अफेक्ट होते हैं। क्वालिटी तो चलो ऐसे कि जीवन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, यू आर थैंकफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स के आपको ऐसी ज़िंदगी मिली, यू आर वेरी ब्लेस्ड। बट अगर ये टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ के अंदर आपका जो बेसिकली इमोशनल स्यापा और इमोशनल ड्रामा है वो रुक ही नहीं रहा है, तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अफेक्ट होगी, बट लेंथ ऑफ लाइफ भी इफेक्ट होगी। कई लोगों के लिए क्या होता है कि एक एक सेकेंड दे एंजॉय ऑफ देयर लाइफ्स, बट उनका क्या रहता है कि उनको कंप्लेन ये रहती है कि यार कितनी जल्दी जल्दी यार अच्छे पल निकल जाते हैं। और वहीं पर कुछ लोगों के लिए क्या रहता है कि यार पूरा जीवन दुख कलेश में निकल गया, बेकार सी बीवी मिली, बेकार सा पति मिला, बच्चे बेकार निकले, माँ बाप ने कभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, माँ बाप के बीच में कलेशें होती रहती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, ये रही है, वो रही है।
तो कई लोगों के लिए उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ लेंथ ऑफ लाइफ भी इफेक्ट होती है, एंड फिर एंड में इंसान सिर्फ वेट कर रहा होता है, भाई ये जीवन तो व्यर्थ है, अगले जन्म के अंदर सोचेंगे जाकर के क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारी भगवान से इतनी विनती रहेगी कि भाई मानव शरीर के अंदर दोबारा पैदा मत करना हमें। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, और आजकल जैसे कहते हैं ना कि कलयुग चल रहा है, तो ज़्यादातर लोग जो है वो सेकंड साइड पर ज़्यादा होते हैं कि दे आर कंप्लेनिंग अबाउट देयर लाइफ्स एंड दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ्स या लाइफ के मूवमेंट्स, राइट। अब उसके अलावा राइटर हमें ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है कि हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज को फेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स चॉइसेस को फेस करते हैं, अपने डिसीजंस के ऊपर बहुत बार रिग्रेट करते हैं, अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में हो, और हमारी लाइफ इस तरीके से निर्धारित हो कि हम जिसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें इनपुट देने के बाद आउटपुट पता होना चाहिए कि हमें बदले में मिलेगा क्या। जो भी हम जिस इंसान के ऊपर जिस भी सोशल सेटिंग के अंदर अपना टाइम दे रहे हैं, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर ये जागरूकता अगर हमारे अंदर आ जाए, या इस चीज का इनपुट देने के बाद आउटपुट या एंड रिजल्ट अगर हमें पता लग जाए, यानी कि मीन्स है रास्ता, एंड्स है रिजल्ट। तो मीन्स तो हम क्या कहते हैं लेकर चल ही रहे हैं, इनपुट्स तो हम दे ही रहे हैं, एफर्ट्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आउटपुट मिलेगा इस एरिया में, इस सिचुएशन में, इस इंसान के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, करने के बाद आउटपुट निकल कर या रिजल्ट निकल कर आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ अगर हमें पता लग जाए तो हमारा जीवन फिर बेहतर हो जाएगा। तो राइटर फिर हमें एक सॉल्यूशन यहाँ पर ये दे रहे हैं, वी मस्ट चूज आर वैल्यूज। आप अपने जो पर्सनल जीवन के सिद्धांत हैं जो कि वैल्यूज के बेसिस पर हैं, और वैल्यूज कहीं ना कहीं आप जान ही गए हो अब तो एथिक्स को इतना पढ़ते पढ़ते कि ये मोरालिटी के साथ कनेक्टेड है, और मॉरल या मॉरल वैल्यूज अल्टीमेटली एथिक्स का पार्ट बन जाते हैं। अब वो एक अलग बात है कि हम थिन लाइन की बात करते हैं कि मोरालिटी एक सब्जेक्टिव नेचर की है, एथिक्स यूनिवर्सल नेचर के, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बिल्कुल सटीकता से बात नहीं कर रहे हैं कि जैसा अभी तक हमने अपने लेक्चर के अंदर सीखा है, हम यहाँ पर राइटर के पर्सपेक्टिव को पहचानने की बात कर रहे हैं। तो हमें अपनी वैल्यूज़ को इस प्रकार से चूज़ करना चाहिए ताकि हम जीवन के अंदर कुछ अहम डिसीजंस को चूज़ कर सकें। अब वो क्या क्या डिसीजंस है, अब राइटर हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे। आपको कहाँ रहना है और स्पेशली किसके साथ रहना है। अब कहाँ रहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक एग्जाम्पल है, आप कर रहे हो अपनी एग्जाम की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी, फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और आप जानते हो कि आपको जो है बहुत ज़्यादा इस प्रिपरेशन के अंदर टाइम लगेगा, एंड आपका दिमाग, आपका मन शांत होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके 2-4 दिन वेस्ट कर दे, और जिस चीज़ ने आपके 2-4 दिन वेस्ट करें उसका प्रभाव और 15 दिन के लिए आपके मानसिकता पर पड़े। घर में कलेशे होना, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं ताऊ जी और पापा की, पापा चाचा की, या दादी और मम्मी का कलेश रहता है, ऐसा कुछ भी माहौल है अगर आपके घर पर, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरे लिए अभी मेरी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलेशे तो पता नहीं भगवान भरोसे कब निपटेंगी कब नहीं निपटेंगी, लेकिन मेरी नैया ज़रूर डूब जाएगी अगर मैं इन सब के अंदर इन्वॉल्व हुआ या हुई। तो आई शुड लुक आफ्टर अ पीजी, या फिर आई शुड गो टू लाइब्रेरी, या फिर मुझे अपना शहर ही चेंज कर देना चाहिए, या फिर मेरे घर में तो माँ बाप एक दूसरे के शुरू से दुश्मन रहे हैं, तो मुझे कहीं जॉब मिली है, मेरे पास इतनी हैंडसम सैलरी अवेलेबल है डैट आई कैन अफोर्ड अ रूम इन दैट पर्टिकुलर सिटी, या फिर मुझे अपनी कंपनी से बोलना चाहिए कि आपका जो दूसरा ऑफिस है दूसरे शहर के अंदर, आप मुझे वहाँ पर भेज दो क्योंकि मैं सुकून से अपने जीवन के कुछ पल काटना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली ना ऐसा एस्पेक्ट नहीं बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करना दोस्तों, यहाँ पर आपको भगौड़ा घोषित नहीं करा जा रहा है कि आप भाग रहे सिचुएशन से। यहाँ पर आपके माइंड की और इमोशनल फीलिंग्स की पीसफुल मैनर के अंदर बात करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर राइटर, क्योंकि आप चीज़ों को एक हद तक ही संभाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को दूसरे लोग ही संभाल सकते हैं। अगर किसी को अगर इतनी केयर है कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है और घर का माहौल अच्छा रहना चाहिए,
उनको अपनी हरकतें, अपना रवैया छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस घर में सुबह उठते साथ ही तू मैं होने लग जाए, कलेशें चल रही हैं, तो सुबह सुबह तो माहौल क्या होता है किसी के भी घर का, एक भजन कीर्तन बजे घर में, या नमाज हो घर के अंदर, लोग नहा धोकर मंदिर जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, एटलीस्ट टीवी देख रहे हैं तो कोई मूवी लगा ली, मतलब सब लोग पीसफुल हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और वहीं पर कोई परिवार एक ऐसा है, सुबह सुबह से भाई कढ़ाइयाँ चल रही हैं दूसरे के ऊपर, चमचे फेंके जा रहे हैं, कलेशें हो रही हैं, अगल बगल के पड़ोसी जो हैं वो आपकी बातें सुन रहे हैं, और आपके परिवार के ऊपर टैग है कि भाई बहुत कलेशी लोग हैं इस परिवार के, इनके परिवार के अंदर तो अगर अपनी बेटी दे दी या अपनी लड़की की शादी करा दी तो ये हेल है, इनके परिवार के साथ जुड़ना, फिर हमारा जीवन भी हेल है। तो आपके पास ये चॉइस होनी चाहिए, आपको अपनी लाइफ को ऐसे चूज करना चाहिए, आपकी वैल्यूज ये होनी चाहिए कि आपको ये डिसाइड खुद से करना पड़ेगा सारी चीज़ों को दूर रखते हुए, बिकॉज ऑफ योर ओन पर्सनल पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ज्ञान दिया था मैंने आपको, दूसरों की पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ने लग जाती है। कैसे? अब आपके घर में, मे नॉट गो डू सा किसी के घर में हो, लेकिन अगर आपके घर में कलेशें चलती हैं या फिर आपके पापा दारू पीकर पड़े रहते हैं, है ना, अब उसमें एक दिक्कत भरी बात यह कि आप कभी भी अपने दोस्तों वगैरह को घर पे बुला नहीं पाओगे आपको, क्योंकि शर्मिंदगी फील होगी, और आपने अपने घर की छवि जो है, ओरिजिनल जो बातें हैं वो किसी को और को बता नहीं रखी हैं कि आपके घर पे माहौल कैसा है। तो ऐसा इंसान, आप खुद सोच के देखो कि कितना डरा डरा, कितना दबा दबा घूमेगा, वो अपनी पर्सनैलिटी को तो निखार ही नहीं पा रहा है कभी भी। हमेशा बेचारा एक स्माइल भी डर डर के करेगा कि कोई घर पर आया हुआ है, एकदम से यार मम्मी पापा की लड़ाई शुरू ना हो जाए, या मेरे पापा दारू पी रहे ना बैठ जाए और फिर ये झगड़ा शुरू ना हो जाए, क्योंकि फैमिली की फिर औकात दूसरे वालों लोगों को, बाहर के लोगों को पता लग जाएगी और बाहर के लोग मजाक हमें हमारा बनाएंगे। तो इंसान हमेशा अपना मजाक उड़वाने से डरता है। तो इसलिए यू शुड चूज वेयर टू लिव। अब वेयर टू लिव के साथ जो मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बताए, तो आप इससे एक चीज समझ गए होगे, हाउ टू स्पेंड योर टाइम। क्योंकि अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहोगे, ये टॉक्सिक लोग कोई बाहर से नहीं आएंगे हमेशा, ये टॉक्सिक लोग बहुत बार हो सकता है कि टॉक्सिक बाहर वाले लोग फिर भी अच्छे हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, लेकिन हो सकता है कि आपके परिवार के लोग टॉक्सिक हो। तो आपको ज़्यादातर टाइम अपना कहाँ स्पेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको किन लोगों के साथ रहना है, ठीक है, whom टू एसोसिएट विद, और किसके ऊपर विश्वास अपना दिखाना है और किसके ऊपर नहीं दिखाना है, ये गाइड करने के लिए आपका वैल्यू सिस्टम, आपकी मोरालिटी। अब यहाँ पर मोरालिटी की बात तो चलो राइट एंड रॉन्ग की तो है ही, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे, कौन से बुरे हैं, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका नुकसान चाहता है। तो ये सब चीज़ें आपके जो गाइड करती हैं आपके लाइफ के डिसीजंस को, वो एथिक्स के बेसिस पर गाइड होते हैं। तो वी मस्ट चूज वो, इसके अलावा वी मस्ट चूज व्हाट टू थिंक अबाउट। आपके मन के अंदर क्या बातें चल रही हैं, कि आप टॉक्सिक तो नहीं बनते जा रहे, कि आपके मन के अंदर नेगेटिव फीलिंग तो नहीं आ रही, आपके मन के अंदर किसी के लिए कोई ग्रज तो नहीं है, आप हमेशा 24 घंटे गुस्से के अंदर तो नहीं हो बिना बात के। तो आपका कंट्रोल आपके माइंड के ऊपर भी होना चाहिए। और अगर जहाँ पर आपके दिमाग, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एथिक्स और एथिकल वैल्यूज समाई हुई हैं, तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने का अधिकार मिलेगा। इट विल नॉट बी अ वाइस वर्सा फिनोमिना, लाइक आपका दिमाग आपको कंट्रोल करे। 99.99% लोगों का इस दुनिया के अंदर दिमाग ही उनके ऊपर हावी होता है, वो अपने दिमाग का कंट्रोल नहीं रखते हैं। कहने को बाहर से ऐसा दिखता है कि आप मालिक हो अपने दिमाग के, लेकिन 99.99% लोगों का, उनका दिमाग मालिक है, वो तो गुलाम है अपने दिमाग के। तो वी मस्ट चूज व्हाट टू थिंक अबाउट एंड हाउ टू गो अबाउट अचीविंग आवर गोल्स। आपको कैसे चलना है, कौन से रास्तों पर, चाहे उसके लिए हो सकता है आपको ठोस कदम उठाने पड़े अपने गोल की प्राप्ति के लिए, अपने घर परिवार को छोड़ना पड़े। उसके बाद हम जीवन में कुछ और चीज़ों को भी फेस करते हैं, लाइक विच कैरेक्टर ट्रेट्स टू एक्वायर। कौन कौन से आप अपने कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को अपनाना चाहते हो, एक्वायर करना चाहते हो,
और कौन कौन सी आदतें, कौन कौन सी हरकतें आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बुरी लगती हैं जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हो. वी कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट इट, है ना, कि यार बहुत बार जैसे रोज़मर्रा के जीवन में लोगों का खुद से सवाल रहता है कि यार मेरी फिजिक ना थोड़ी सी यार पहले जैसी नहीं रही है. आई एम बिकमिंग अ वेरी मोटा, या मैं बहुत पतला दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, तो आई शुड टेक दिस स्टेप. ठीक है. या फिर कोई पर्सन जो है वो अपने आप से सवाल करे, यार मुझे गलत चीज़ों की आदत लग गई है, लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग. ठीक है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है. या फिर अभी तक जो है मैं सोच रहा था मंदिर जाने का, गुरुद्वारे जाने का, मस्जिद जाने का, चर्च जाने का, लेकिन अब मैं एक सिस्टमेटिक रूटीन बनाकर सारी चीज़ों से टाइम निकाल कर पूजा पाठ ज़रूर करा करूँगा या करा करूँगी. तो ये 100 तरीके के सवाल जवाब आपके मन के अंदर खुद से चलते रहते हैं. एंड आप कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हो और कुछ को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो. जिनको आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, ऑब्वियस सी बात है, वो टॉक्सिक ही होती है. अगर आप टॉक्सिक ट्रेड्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो तो समझ जाओ आपकी पर्सनैलिटी भी टॉक्सिक बन चुकी है. आप भी टॉक्सिक बन चुके हो दूसरों के साथ रह रहकर, है ना. उसके बाद कुछ सवाल हम और जो अपने आप से करते हैं, डैट इज कि हमारे कौन से इमोशनल रिस्पॉन्सेज हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. लाइक गुस्सा एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन कैसे निकालना है और किस सिचुएशन के अंदर निकालना है, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी. ये भी गुस्सा भी तो एक, एंग्री होना भी तो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है तो इमोशन का पार्ट ही. अब अगर आप एक अथॉरिटी में हो, आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, जूनियर वहाँ पर आपके काम नहीं करें, तो वहाँ पर आप गुस्सा करोगे तो वो बेनिफिशियल है. लेकिन जो व्यक्ति आपको प्यार करते हैं, आपके घर पे टॉक्सिक माहौल है, उस माहौल का गुस्सा लेकर जो व्यक्ति आपको प्यार करता है या करती है, आप उस पर अपना बेफिजूल के अंदर गुस्सा निकालते चले जा रहे हो. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया. एक टाइम के बाद हो सकता है आप उस पर्सन को खो दो अपने जीवन से. अब उसको खोने के बाद क्या मिल गया आपको? आपने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इसका मतलब और जहर घोल लिया. तो इमोशनल रिस्पॉन्सेस का भी कमान हमारे ऊपर होना चाहिए. अगर आपका गुस्सा इस प्रकार से है, जैसे कई लोगों का होता है कि वो चीज़ों को फेंकने लग जाते हैं, तो मान लो कि आपने अपने फ़ोन को फेंक दिया, अपने लैपटॉप को पटक दिया, किसी एक महंगी चीज़ को तोड़ दिया. बात वो है कि आपका तो 2 मिनट का गुस्सा था, आपने वो निकाल दिया, अपने आप को चलो सेटिस्फाई कर लिया, आपका गुस्सा शांत हो गया. अब जो आपने हज़ारों या लाखों रुपए की जो चीज़ ली थी, अब वो कहाँ से आएगी दोबारा से? अब कौन दिलवाने वाला है वो आपको? और क्या गारंटी है कि दोबारा वो आ जाएगी? तो अब दोबारा आप गुस्सा नहीं करोगे या दोबारा तोड़ा फोड़ी नहीं करोगे अपने घर के अंदर. तो हमें हमेशा जानना चाहिए कि हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, कहाँ पर हमें, चाहे दूसरा हमें सुना रहा है, चाहे गलत बात पे सुना रहा है, कहाँ पर हमें शांत रहना है, कहाँ पर हमें मुंह खोलना है, कहाँ पर हमें, चाहे सामने वाला हम पे गुस्सा कर रहा है, उसको स्माइलिंग फेस के साथ रिप्लाई देना है. हमारे शब्द का उच्चारण क्या होना चाहिए, शब्द बहुत मैटर करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग फेज तक लेकर जाने के लिए या फिर कुछ पलों का रखने के लिए, है ना. जैसे कहते हैं ना कि धनुष बाण से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते. तो वो भी आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज को दर्शाते हैं. उसके बाद एथिक्स आपके लिए इस चीज़ का भी गाइडिंग लाइट का काम करते हैं कि आप कौन सा क्राइटेरिया चूज करोगे दूसरों को जज करने के लिए, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको किस बेसिस पर उनके साथ इंटरेक्ट करना है. ठीक है. और किन लोगों को साथ रखना है, या फिर आपको समझ में आ जाए कि ये पर्सन मेरे से मतलब सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रखा हुआ है, मतलबी इंसान है, इसको जेन्युइनली मुझसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है. तो ये जो जज करने का दूसरों को पैरामीटर है, इसके लिए आपकी गाइडिंग लाइट का काम हमेशा, इस गाइडिंग लाइट का काम हमेशा आपके एथिक्स करेंगे. ठीक है. और जिसके बेसिस पर आप दूसरों से इंटरेक्ट करोगे. अब यहां पर राइटर आपको लास्ट बात ये बताना चाह रहे हैं, टू द एक्सटेंट डेट बी डिफॉल्ट ऑन डेलिब्रेशन. अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, या कोई इंसान अगर कभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है और अगर सोचने के बाद कोई स्टेप नहीं लेता है, तो राइटर आपको ये कह रहे हैं कि आप समझ जाओ, फिर आप एक ऐसी लक्ष्मण रेखा के ऊपर खड़े हुए हो, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल भगवान भरोसे, राम भरोसे फिर ऐसी चल रही है
कि आपको किसी भी प्रकार के सोशल और इमोशनल फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे ना हो, और उससे आप उस दलदल में और ज़्यादा घुसते चलो। और एक टाइम के बाद ऐसा इंसान क्या करता है, लाइफ का अपने दिमाग के अंदर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना लेता है कि जीवन तो बेकार है, सभी लोग बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पर्सनैलिटी के अंदर एथिक्स को और वैल्यूज़ को कभी शामिल ही नहीं करा। और जब सब लोग ऐसा नहीं करते हैं तो समाज के अंदर एक उथल पुथल मचने लग जाती है। ज़रूरी नहीं लोग आपस में एक दूसरे से लड़ें, लेकिन लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और ये फ्रस्ट्रेशन फिर सोसाइटी में लोग निकालते हैं प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में। लाइक ट्रैफिक लाइट हो रखी है, ठीक है, जाम लग रखा है, कहीं पर बारिश हुई कहीं पर और जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक में रेड लाइट हो रखी है, आप ट्रैफिक में फंसे हो, क्या कर सकते हो आप उसमें? कुछ कर सकते हो? और आप नीडलेस हॉन्किंग करे जा रहे हो, हॉर्न बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो। आप अपने बाइक की टंकी पर मुक्के मारने लग गए। कई लोग होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनके दिमाग में रहता है मैं पूरे दिन थका हुआ हूँ और ऊपर से अब ये ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ेगा, या घर जाकर अपना गुस्सा निकालते हैं बीवी बच्चों पे। तो पॉइंट यही है कि पर्सन कभी भी अपने आप को रिव्यू नहीं करता है, हमेशा उसका गुस्सा दूसरों पर निकलता है और कमज़ोर व्यक्ति पर निकलता है। अगर तुम में भाई इतना ही गुस्सा है तो बॉस पे एक बार ही निकाल के देख लो अपना गुस्सा। और ये जो तुम ट्रैफिक हॉन्किंग अगर ये जो कर रहे हो, जो सामने पुलिस चौकी है या जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो फिर, अगर इतनी गुस्सा है तुम्हें तो पता लग जाएगा तुम्हारा फिर जीवन अगले दिन से कैसा मोड़ ले लेता है। अभी तक बेडरूम में सोयो, अगले दिन फिर तिहाड़ जेल में सोना। तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि एथिक्स जब तक या वैल्यूज़ जब तक हमारी जीवन में एक गाइडिंग लाइट का काम ना करे ना, इंसान खुद तो परेशान रहेगा ही, खुद तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहेगा ही। वो अपनी लाइफ तो हेल कर ही बैठेगा, लेकिन दूसरों की लाइफ भी हेल कर बैठेगा। बहुत बार किसी को ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसके अंदर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसके आने से, घर में कदम रखने से ऐसा माहौल छा जाता है जैसे मातम छाया हो घर पे, कोई मर गया हो, सच में लाश लेटी हो घर पे। बिकॉज उस पर्सन का नेचर किसी को पसंद नहीं आता, उसके सामने हंसी मजाक करो या कोई भी अच्छी बात बोलो तो उस पर्सन की टोकने की आदत बन जाती है, क्योंकि ऐसा पर्सन दूसरों की वैल्यूज़ की, दूसरों की इमोशंस की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, क्योंकि उसके अंदर खुद एथिक्स और वैल्यूज़ मिसिंग होते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, समाज के सारे लोग अगर ऐसे बनने लग जाएं तो डेली प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, लाइफ का पर्सपेक्टिव नेगेटिव लेकर चल रहे हैं। दिक्कत इससे सिर्फ एक ही होगी कि समाज के अंदर एक उथल पुथल छा जाएगी, और ये फ्रस्ट्रेशन फिर लोगों की अगर प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में निकलने लगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होना या फिर सिचुएशन बहुत इंटेंस हो जाना, कम्युनिटीज़ के बीच में कम्युनल क्लैशेस होना, ये फिर बहुत एक आम बात हो जाएगी। और हमारी सोसाइटी में आप खुद देखो ज़रा, लोगों के अंदर बेफिजूल का फ्रस्ट्रेशन है करेंटली इंडियन सोसाइटी के अंदर, और इनटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिकॉज हमारी सरकारें या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ डिग्री, नंबर्स की, परसेंटेजेस फालतू की, उसके पीछे पढ़वाने के ऊपर लगा हुआ है, एथिक्स और वैल्यूज़ को इम्बाइब करने का काम नहीं करता है। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे, इसके कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि हमें दूसरे कंट्रीज से कुछ कुछ चीज़ों को बोरो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जापान का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर रेगुलर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, जहाँ पर रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, जहाँ पर उनके लिए एजुकेशन का मतलब है लोगों को काबिल बनाना, प्रैक्टिकल और रियल नॉलेज देना, एज वेल एज एजुकेशन सिस्टम जापान का ऐसा डिज़ाइन है कि वहाँ पर एथिक्स और वैल्यूज़ को इम्बाइब करने की बात करी जाती है। ये वाली बात हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी चलती है, लेकिन वो सिर्फ बचपन तक, जब हमें पोयम गवाई जाती है, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, जब हमें मैनर्स सिखाए जाते हैं,
मैम मे आई कम इन, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। लेकिन ये बड़े होते होते हम सिर्फ भूलते रहते हैं और फिर वो बदतमीज़ बनते रहते हैं। और यही बदतमीज़ लोग फिर जब सोसाइटी के अंदर कदम रखते हैं और इनके जैसे लाखों करोड़ों जो लोग हैं जो कि इसी बदतमीज़ी को अपनाकर चल रहे हैं, तो उनके अंदर एथिक्स और वैल्यूज़ का जो दायरा है वो कम होने लग जाता है, जिससे समाज के अंदर एक दिन अराजकता फैलना निश्चित हो जाता है। और इससे फिर कम्युनल क्लैशेस, कम्युनलिज्म की भावना, रीजनलिज्म की भावना, छोटी छोटी चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, ये फिर छोटी छोटी चिंगारियाँ उठकर एक दिन बहुत बड़ी आग बन जाते हैं समाज के लिए, जिसको बुझाना फिर असंभव हो जाता है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।